डायरेक्ट टेक्स्ट के न्यू लेक्चर में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाउस प्रॉपर्टी रीड किया था। आज शादी हुई जस्ट अभी अभी बहन की, तो उसी में बिजी चल रहे थे। अभी भी आंखों में नींद भरी हुई है, 2-3 दिन से नींद ही पूरी नहीं हो रही है, बट क्या करें, आपकी क्लास लेनी जरूरी थी। मैंने कहा था ना क्लास जरूर लेंगे, टाइम पर सिलेबस जरूर कंप्लीट करवाएंगे। चलो जी, मेहनत करते रहो फटाफट। एज सुन एज पॉसिबल तुम्हारे एग्जाम जल्द से जल्द आने वाले हैं। मई 24 में ही इलेक्शन की वजह से शायद वो डिले नहीं होंगे, शायद, अभी कंफर्मेशन नहीं है यार। आ चुकी है, 1-2 ग्रुप में मैंने देखा था कि इंस्टीट्यूट ने डाल भी दिया है, तो एक बार रीचेक कर लेना इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। मैं उसको अभी कंफर्म इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं थी। चलो कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो हाउस प्रॉपर्टी एक बार रीड कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अब से हम क्या करेंगे, डेली जो लास्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट शुरुआत में ही 10-15 मिनट लगा के रिवाइज करेंगे, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट मेमोराइज हो जाएं। प्रैक्टिस आपके हाथ में है दोस्त, प्रैक्टिस सिर्फ आप कर सकते हो, मैं आपके बिहाफ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बट हाँ मैं आपकी प्रैक्टिस करवा सकता हूं विद एग्जांपल्स, विद होमवर्क, विद क्वेश्चन बैंक। मैंने आज दोबारा से फिर को सॉफ्ट कॉपी बुक की, सॉफ्ट कॉपी क्वेश्चन बैंक की सारी चीजें मैंने दोबारा डलवा दी हैं। एमसीक्यू की बुकलेट अभी आने वाली है, धीरे धीरे करके 2-3 चैप्टर मैंने वो डलवा दिए हैं, तो वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी में। 1-2 बच्चे ने पूछा कि सर क्या हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी क्वेश्चन बैंक की और इन चीजों की? नहीं बच्चे, मैंने कभी आपको कमिटमेंट नहीं की है कि मैं आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन बैंक की। बुक की कमिटमेंट थी, वो मैंने प्रोवाइड कर दी, क्योंकि चक्कर क्या है ना, बुक से तो बच्चा पढ़ता है तो उसका इंटरेस्ट आता है कलरफुल बुक पढ़ने में, ठीक है, कलरफुल बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, तो इसलिए हम बुक प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन बैंक आप कहीं पर भी प्रिंट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें अपनी मेहनत करो दिल लगा के, क्योंकि हमारे पास कॉस्टिंग ज्यादा आती है, फिर हम उसको कोरियर करते हैं, उसके पैसे लगते हैं, उसमें टाइम लगता है, हमारे एक पूरा का पूरा एक रिसोर्स, एक स्टाफ बिठाना पड़ता है ट्रैकिंग के लिए, किस बच्चे के पास बुक पहुंचे, किसके लिए, किसके पास नहीं पहुंची, उससे पहले दूसरे स्टाफ उसको कोरियर तक पहुंचाता है, तो हमारे भी रिसोर्सेज बहुत लगते हैं, आपके भी रिसोर्सेज बहुत लगते हैं। सिंपली सॉफ्ट कॉपी में आपको दे दी, आप चुपचाप आराम से किसी आस पड़ोस गले मोहल्ले में प्रिंट आउट की वो होगी, शॉप होगी, या फिर किसी बड़ी शॉप पर जाकर प्रिंट आउट निकलवा लो, वो शायद 30-40 पैसे का एक साइड का बना के दे देता है। हमारे पास कॉस्टिंग ज्यादा आती है, फिर उससे बच्चा कहता है सर आपके पास कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, इसलिए हमने थोड़ा सा वो रखा है। बुक का ये है कि कलरफुल है, इसलिए हम बुक भेजवा देते हैं, ठीक है। चलो आओ जी फटाफट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था चैप्टर 4 हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ बातें हमने सबसे पहले डिस्कस की थी कि सबसे पहले रजिस्टर निकाल लो, आज की डेट डाल लो, आज है 31 जनवरी, दिल्ली में बारिश हो रही है आज 31 जनवरी 2024। आज के बाद शायद सर्दियां कम हो जाएंगी दिल्ली में, होप सो, मुझे लग रहा है कम हो जानी चाहिए। चल, क्योंकि जब जब बारिश गिरती है तो उस दिन तो सर्दी बढ़ जाती है जिस दिन बारिश गिरती है, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे करके सर्दियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो फटाफट अपनी बुक निकाल लो, आज की डेट डाल लो, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर हम लोग कर रहे हैं शुरू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहां से शुरुआत की थी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलो जी, 5 हेड में से एक हेड है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी 22 to 27 सेक्शन में कवर होगा, मतलब आपको इनकम टैक्स के 22 से लेकर 27 सेक्शन तक पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 22। सेक्शन 22 क्या कहता है, चार्जिंग सेक्शन है। दैट मींस वो सेक्शन हमें बताता है कि किसी भी इनकम को अगर हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स करना है तो हमें सेक्शन 22 रीड करना पड़ेगा। उसके लिए 3 बेसिक कंडीशन थी। सबसे पहले ओनरशिप होनी चाहिए उस हाउस प्रॉपर्टी की, लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट बी अपेंडेंट देयर टू, मतलब वो नजदीक होनी चाहिए, आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। तीसरा, पर्पस, आप किसी भी पर्पस के लिए उस प्रीमाइसेस को यूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम ओन बिजनेस और प्रोफेशन। एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया था सबलेटिंग का, अगर मैं रेंट पर दे रहा हूं तो मुझे जो रेंट मिलेगा, अगर मैं ओरिजिनल ओनर हूं और मैं रेंट पर दे रहा हूं तो वो पैसा कहां जाएगा, वो पैसा कहां आएगा, फटाफट बोलो सर, वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। और अगर मैंने किसी को रेंट पर दी, आगे उसने किसी को रेंट पर दी, कोवर्किंग स्पेस बहुत बेहतरीन एग्जांपल है आजकल के टाइम पर।
जब मैं भी नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था तो उस टाइम पे हमारे पास भी इतने पैसे तो नहीं थे कि हम ऑफिस रेंट पर ले लें और पूरा का पूरा ऑफिस सजा दे, कि उसमें 3-4-5 लाख रुपए लग जाते हैं आराम से। तो हमने भी क्या किया, को वर्किंग स्पेस किराए पर ले लिया 1 साल के लिए। 1 साल के बाद जब अच्छे से क्लाइंट बन गए, अच्छा पैसा आने लग गया, हम अपना ऑफिस ले लिया, है ना। तो सभी ऐसा करते हैं। तो को वर्किंग अगर स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल सबलेटिंग है, तो वो सबलेटिंग कहां जाएगी, IFOS में। चलो जीएवी, जीएवी निकालने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। फेयर रेंट क्या होता है, म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होती है, एक एक करके देखते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो म्युनिसिपल टैक्स चार्ज करने के लिए वहां की म्युनिसिपैलिटी वैल्यू डिसाइड करती है उस एरिया की, कि इस बिल्डिंग को अगर आप रेंट पर दोगे तो इतना रेंट होगा, रेंटल इनकम इतनी होगी। फेयर रेंट किसको बोलते हैं, फेयर रेंट बोलते हैं एक सिमिलर प्रॉपर्टी को। लुक लाइक ये 3 मंजिला इमारत है, तो इसके बगल में 3 मंजिला इमारत या एक गली छोड़ के 3 मंजिला इमारत की ये रेंटल वैल्यू हो सकती है, दैट इज कॉल्ड फेयर वैल्यू। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है कि रेंट कंट्रोल एक्ट बनाया ताकि लोग कुछ भी अपनी मनमर्जी से रेंट चार्ज ना कर सके, क्योंकि हर चीज का कंट्रोल होना जरूरी है। दैट्स वाई एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना, और रेंट कंट्रोल एक्ट में जो भी रेंट जिस भी एरिया का लिखा होगा, जिस हिसाब से उसकी डेफिनेशन होगी, उसी को कंसीडर करते हुए हम स्टैंडर्ड रेंट देखेंगे। तीनों का हम कंपैरिजन करेंगे। तीनों के कंपैरिजन में सबसे पहले मैं इन दो का कंपैरिजन करूंगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज, सबसे पहले क्या देखते हैं, हायर देखते हैं। दोनों में से मैं हायर लूंगा, जो भी फिगर आएगी उसको कंपेयर करवाऊंगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ। दोनों में क्या देखेंगे, लोअर। जो भी रेंट आया वो क्या निकल कर आया, एक्सपेक्टेड रेंट। सरकार ये कहती है ये हमारी तरफ से एक्सपेक्टेड रेंट है, इतना इस एरिया का रेंट होना चाहिए। अब रेंट रिसीव्ड जो है एक्चुअल में, आप उससे कंपेयर कर लो, दोनों में जो भी ज्यादा होगा आप उसको क्या मान लो, GAV। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लास्ट क्लास में करवाए थे आपके। हाँ सर, म्युनिसिपल टैक्स में आने से पहले सबसे पहले बुक पर आते हैं। बुक पर आते हैं बिल्कुल आते हैं, आ जाओ जी फटाफट आ जाओ। सबसे पहली बात, अगर रेंटल इनकम है किसी भी हाउस प्रॉपर्टी से तो वो कहां जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में। लेकिन अगर किसी ने हाउस प्रॉपर्टी बेच ही दी, अगर उसने बेच ही दी, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, वो कहां चली जाएगी सर, कैपिटल गेन में। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 22, सबसे पहले प्रॉपर्टी शुड बी, लैंड एंड बिल्डिंग मस्ट बी अप्रेंटेड देयर टू, अटैच्ड देयर टू। तो हाँ जी, जैसे गार्डन हो गया, गैरेज हो गया, पार्किंग, मैरिज हॉल विद गार्डन्स की बात करके चलते हैं। अगर आप खाली लैंड को, अगर खाली लैंड है उसको किराए पर देते तो वो कहां टैक्स होगा सर, IFOS में। सबलेटिंग का भी मैंने बता दिया कहां टैक्स होगा सर, वो भी IFOS में। SSC क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। ओनरशिप में कौन कौन सी बातें हैं, ओनरशिप में फ्री होल्ड, लीज होल्ड, डजंट मैटर, कोई भी प्रॉपर्टी हो बस ओनर होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड क्या जरूरी है, नहीं सर, आप उसके मालिकाना जरूरी नहीं है, आप बेनिफिशियल ओनर भी हो सकते हैं। फॉर टेक एन एग्जांपल, लीज के केस में डीम्ड ओनर क्या ओनर माना जाएगा, हाँ सर, एज पर सेक्शन 27। ये हम डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर खत्म होगा। ओनरशिप ऑफ द लैंड, ओनरशिप ऑफ लैंड ऑन विच बिल्डिंग स्टैंड इज नॉट नेसेसरी, लैंड मे बी ऑन लीज। हाउस प्रॉपर्टी with disputed title of ownership, it will be the decision of income tax department as to who is the owner till the court gives its decision on such property। अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का टाइटल अगर डिस्प्यूटेड है, अगर कोई भी हाउस प्रॉपर्टी का टाइटल अगर डिस्प्यूटेड है, तो उस केस में हम क्या मानकर चलेंगे, उस केस में हम मानकर चलेंगे कि जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे, जिससे भी चाहे, उससे रेंट रिकवर कर सकता है टिल फाइनल डिसीजन, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता। पर्पस आप किसी भी पर्पस के लिए यूज करो, लेकिन उसको कभी भी बिजनेस प्रोफेशन, खुद के बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं करोगे। रीजन दे रखा है सेक्शन 30 PGBP का, कभी भी नोशनल रेंट को अलाउ नहीं करता। स्टॉक इन ट्रेड वाला अभी पेंडिंग है, इसको पेंडिंग रहने दो, मैं खुद करवाऊंगा। मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स, फेयर रेंट का मैंने बता दिया था, सेम लोकेलिटी में सेम बिल्डिंग। म्युनिसिपल वैल्यूएशन का मैंने बता दिया था, म्युनिसिपैलिटी जो वैल्यू डिसाइड करती है। स्टैंडर्ड रेंट का बता दिया था, जो रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से वैल्यू आती है। ये पूरा का पूरा एक फॉर्मेट है, एक हाउस प्रॉपर्टी में और एक कैपिटल गेन में। दो ही ऐसे चैप्टर हैं जहां पर एक पूरा आपको फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, जीएवी। जीएवी निकालने के लिए मैंने आपको एक पूरा का पूरा बताया है, फेयर रेंट वर्सेस म्युनिसिपल वैल्यूएशन, विच एवर इज हायर, जो भी फिगर आए उसको कंपेयर कराना स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में से लोअर लेना। जो भी आया वो निकल के आया आपका एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर करवा दोगे, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करवाऊंगा ARR से, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ARR का मतलब क्या होता है,
सर ARR का मतलब होता है, ARR का क्या मतलब होता है, रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल, जो होने वाला है, रिसीव हुआ नहीं है लेकिन रिसीवेबल है, माइनस उसमें से करवा देंगे क्या, अनरियलाइज रेंट, उसमें से माइनस करवा दिया जाएगा। तो आपका क्या निकल कर आएगा जी, हाँ जी ARR निकल कर आएगा, बहुत बढ़िया। तो फिर निकल के आएगी आपकी GAV एज पर सेक्शन 23। लेस करवाएंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड, चलो जी एक एक करके देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड में क्या बताया था मैंने आपको, सर म्युनिसिपल टैक्सेस एक्चुअली पेड में आपने बताया था कि जो भी म्युनिसिपल टैक्स पे होगा, पहले का, पीछे का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, कोई भी हो, बस म्युनिसिपल टैक्स पे होना चाहिए, वो आपको अलाउड हो जाएगा। म्युनिसिपल टैक्स किसने पे किया होना चाहिए, सर म्युनिसिपल टैक्स पे किया होना चाहिए ओनर ने, तभी ओनर को उसकी डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। दो बातें बताई थी, हाँ सर दोनों की दोनों हाईलाइट भी करवाई थी। अदर नेम, म्युनिसिपल टैक्स को अदर किस नाम से बुलाया जा सकता है, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स अगर आपको वैल्यूएशन में दिया गया है, परसेंटेज में दिया गया है, अगर आपको वो परसेंटेज में दिया गया है तो हमेशा म्युनिसिपल टैक्स किसका लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन का परसेंटेज होता है, ना कि GAV का परसेंटेज उसको कर देना। डिडक्शन अलाउड ऑन एक्चुअली पेड, डिडक्शन अलाउड ऑन एक्चुअली पेड ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, दैट इज नॉट फॉर accrual basis, deduction allowed on actually paid of municipal tax, that is not for accrual basis। जब आप एक्चुअली पे करोगे, जितना पे करोगे उतना डिडक्शन मिलेगा, एक्रूवल बेसिस पर ये कभी भी अलाउड नहीं होता। म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स एंड उसके साथ एक लास्ट क्लास में हमारे पास एक और आया था जो हमारी बुक में था, हमने नोट्स में नहीं लिखवाया था, कॉल्ड फायर टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया बोथ आर अलाउड, क्यों, क्योंकि लॉ में क्या था, लूप होल था, लॉ में ये बात लिखी ही नहीं गई है। सारा म्युनिसिपल टैक्स अलाउड होगा, आगे का पीछे का, जब भी आप जितना भी पे करेंगे सारा का सारा अलाउ हो जाएगा। ओनर पे करेगा, ओनर पे करेगा तो ही अलाउड होगा, अगर टेनेंट पे कर रहा है तो कभी भी रेंट में छेड़खानी नहीं करनी है, रेंट जितना है उतना ही लेना है, नोशनल रेंट से बढ़ा नहीं देना उसको कि ये पैसा नहीं आ रहा, वो पे कर रहा है टेनेंट तो इसको बढ़ा देता हूं, नहीं वैसा कुछ नहीं होगा, जितना पे करेगा उतना अलाउड होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। अनरियलाइज रेंट का क्या मतलब था, अनरियलाइज रेंट का मतलब था कि आपने रेंट पर दिया लेकिन सामने वाले से रेंट रिकवर नहीं हो पाया, कोई भी कारण हो सकता है, बदमाशी हो सकता है या उसका गरीबपना हो सकता है। वैकेंसी लॉस, वैकेंसी लॉस का मतलब क्या है, वैकेंसी लॉस का मतलब है आपका मकान किराए पर चढ़ा ही नहीं, वो मकान ही खाली है। उसके लास्ट मैंने आपको समझाया था म्युनिसिपल टैक्सेस का, म्युनिसिपल टैक्सेस मैंने सारे के सारे अभी आपको सारे पॉइंट कवर करा दिए हैं। यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था किसका कौन सा चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी। आज हम हाउस प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कंटिन्यू कैसे कर रहे हैं सर, हम तो बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं जी, हम कर रहे हैं सर ऐसे, सबसे पहले आपने डिस्कस किया GAV, उसके बाद आपने डिस्कस किया था म्युनिसिपल वैल्यूएशन, म्युनिसिपल टैक्स। GAV में से अगर मैं म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दूं तो मेरा निकल कर क्या आएगा, NAV, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू निकल कर आएगी, उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा सर, उसमें से आप माइनस करोगे डिडक्शन। डिडक्शन कौन सी जी, अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24 वाले डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन कौन सी होगी, 24A 24B, 24A 24B। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दोनों की दोनों डिडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है सर। चलो सबसे पहली बात स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबसे पहले बुक निकाल लो फटाफट अपनी, फटाफट अपनी बुक निकाल लो। मैंने अपनी बुक निकाल ली है, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। चलें साहब, चल सकते हैं जी सर, चल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिडक्शन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, मुझे एक बात बताओ, क्या इसको दो पार्ट्स में नहीं बांटा गया है सर, कौन से दो पार्ट्स में, अंडर सेक्शन 24A और अंडर सेक्शन 24B, क्या यही दो पार्ट्स हैं, हाँ सर यही दो पार्ट्स हैं, 24A 24B। एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लें, कर लीजिए।
पहली बात 24A जो कहता है वो बात करता है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्या मतलब है सर? स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब है खर्चा करो या मत करो, आपको डिडक्शन मिलेगी। पैसा खर्चो या मत खर्चो, आपका एक्सपेंस हुआ हो नहीं हुआ हो, बिल हो नहीं हो, कैश में पेमेंट हो बैंक में पेमेंट हो, हमें कुछ नहीं पता। हम चुपचाप ये कह रहे हैं कि भैया ये लो। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, आपको हर महीने अपने घर से पॉकेट मनी मिलती है। सर हम उतने अमीर कहाँ जो हमारे घर वाले पॉकेट मनी दे, पॉकेट मनी के नाम पे हमें कुछ नहीं मिलता। चलो कोई बात। अगर कोई बच्चा हॉस्टल में रहता होगा या आप कभी हॉस्टल में रुके होंगे या फिर किसी ट्रिप पर गए होंगे, आप जो चाहे आप लगा सकते हैं। ट्रिप पर तो गए होंगे, हाँ सर, किसी भी ट्रिप पर गए होंगे, स्कूल में गए होंगे, कॉलेज में गए होंगे, कहीं पर भी गए हो, तो आपके पेरेंट्स आपको एक सर्टेन अमाउंट देते हैं खर्चने के लिए। हाँ सर, वो मान लो लेट से उन्होंने 1000 रुपए दिए आपको। अगर उन्होंने 1000 रुपए दिए आपको, वो शाम को आपसे कोई हिसाब नहीं ले रहे, वो क्या कहते हैं, भैया बात ऐसी है, ये लो 1000 रुपए, खर्चो तुम्हारी मर्जी, नहीं खर्चो तुम्हारी मर्जी, हमने अपनी तरफ से दे दिया। 800 खर्चो, 200 रख लेना, 800 तुमने खर्च दिया, 1000 का हिसाब हो गया। 1200 खर्चो, 1000 खर्च देना, 200 कहां से एडजस्ट करोगे हमें नहीं पता। दैट मीन्स सरकार भी यही कहती है कि हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं। सर ये एनएवी क्या है? जीएवी में से, जीएवी में से जब हमने माइनस किया था, जीएवी में से जब हमने म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया था तो निकल कर आया था एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। तो जो भी ये फिगर आएगी, जो भी ये वाली फिगर आएगी, इसका सीधा सीधा 30%, हाँ जी 30% इसका क्या हो जाएगा, मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन। मतलब आप करो या मत करो खर्चे, हम आपको अलाउ कर रहे हैं 30% ऑफ एनएबी। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये किसके एवज में दी गई है, मतलब किसके बदले में दी गई है? सर ये बदले में दी गई रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, घर की फिटिंग वगैरह जो भी खर्चे करते हो, हम आपको फ्लैट 30% दे रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी समझाए थे बात, फ्लैट 30% दे रहे हैं। बाकी हमसे कुछ खर्चे क्लेम मत करना, बाकी हमसे कुछ खर्चे क्लेम मत करना। इंश्योरेंस का, सर मैंने घर का इंश्योरेंस कराया है, नहीं अलाउ होगा। रिपेयर कराया, नहीं। मेंटेनेंस कराया, नहीं। पाइप डलवाई, नहीं। कुछ अलाउ नहीं होगा। उन्होंने फ्लैट 30% दे दिया। चाहे आपका 20% हो, चाहे 35% हो, 40% हो, 50% हो, कितना भी खर्च हो, हम आपको 30% दे रहे हैं, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। किसी का बिल्कुल ही खर्च नहीं हुआ, सर किसी का खर्चा ही नहीं लगा, फिर भी अलाउड है, फिर भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना खर्चे के भी ये अलाउड होगा। सरकार कहती है हमने अपनी तरफ से मरे मान लिए। मरे मान लिए का मतलब हमने मान लिया कितने खर्चे हर साल होते ही होते हैं हर घर में। इफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, if standard deduction is allowed, then expense like repair, insurance, paint, etc. not allowed. That means if standard deduction is allowed, then expense like repair, maintenance, insurance, paint, etc. not allowed. आपको कोई भी खर्चा अलाउड नहीं होगा, बिना किसी दिक्कत के हम आपको कोई खर्चा नहीं देंगे, सीधा 30% अलाउ करेंगे। बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। सर एक डाउट है मेरा, कल मैंने आपसे पूछा था, सर क्या पूछा था, अगर आपका एनएवी नेगेटिव आया, अगर आपका एनएवी, अगर आपका एनएवी नेगेटिव आया, उस केस में क्या करोगे? अगर आपका एनएवी नेगेटिव आया, उस केस में क्या करोगे? हाँ जी बोलो। सर
हो सकता है जीएवी आपका 0 आए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उस केस में जीएवी क्या आएगा, नील। लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली पेड बाय द ओनर, आपका आ गया एनएवी। म्युनिसिपल टैक्स हो सकता है आपने पे किए हो, तो जीरो में से अगर जीरो में से कोई भी फिगर माइनस करोगे तो वो यहां पर क्या आ जाएगी, नेगेटिव। अगर मेरा एनएवी नेगेटिव आया है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स परसेंटेज है एनएवी की, तो क्या मैं लूंगा, नहीं, कभी नहीं लेंगे। अगर आपका एनएवी, लिख लो इस बात को, अगर एनएवी नेगेटिव आया तो if NAV is negative then no standard deduction, तो standard deduction not allowed। अगर NAV नेगेटिव आया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट अलाउड, स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। इफ NAV इज नेगेटिव देन स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट अलाउड। हाँ जी, समझ आ गई बात। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। यहां तक कोई दिक्कत? आदमी बहुत शाने होते थे, एसएससी पर्सन्स क्या करते थे, खर्चा कुछ नहीं किया, फेक बिलिंग ले ली। फेक मार्केट में बहुत बिल मिलते हैं, सबसे बिल ले लिया, कह रहे जी हमारा तो इतना खर्चा हो गया, रेंट आ रहा है 12 लाख रुपए, बोल दिया हमारा तो ना 20 लाख का खर्च, ओ 20 लाख का कह रहा हूँ, रेंट आ रहा है 22 लाख रुपए, बोल दिया 20 लाख का खर्चा हो गया हमारा, हमें तो 2 लाख रुपए ही प्रॉफिट हुआ है बस हाउस प्रॉपर्टी से। एक तरह का बिजनेस बना दिया था, एक तरह का बिजनेस, उन्होंने वहीं रोक दिया कि नहीं, हम आपको फ्लैट 30% डिडक्शन दे रहे हैं अंडर सेक्शन 24A। सर क्या सेक्शन याद करना है? हाँ बिल्कुल याद करना है। अंडर सेक्शन 24B, अंडर सेक्शन 24B, 24B को अगले पेज पर लिख रहा हूं, आपके पास अगर स्पेस है तो आप इसी के नीचे लिख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दैट मीन्स कि आपने जो भी पैसा हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई भी लोन लिया है तो आपको उस लोन की डिडक्शन मिल जाएगी। सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, जैसे ही आपने लोन का नाम लिया सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप पर ही रुक गए, आपने लोन अप्लाई किया, बैंक ने लोन ग्रांट कर दिया। जब आपने बैंक को लोन अप्लाई किया तो बैंक में कोई कमीशन एजेंट बैठा था, या फिर बैंक ने जब आपको लोन दिया तो उसने प्रोसेसिंग चार्ज लिए, फाइल चार्ज लिए, तो क्या ये खर्चा भी अलाउड हो जाएगा अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी लोन, यस और नो? सर ये अलाउड नहीं होता है। कई बार वो क्वेश्चन में बोल देता है हाउस प्रॉपर्टी का लोन था, उस पर प्रोसेसिंग फीस, कमीशन, ब्रोकरेज वगैरह इतनी पे की है, तो वो कभी भी अलाउ नहीं होता। पहले ही डाउट में क्लियर कर दो, ठीक है? ठीक है सर। आपने लिया लोन, लोन की क्या जाएगी, किस्त, इंस्टॉलमेंट। हाँ सर, अब इंस्टॉलमेंट में दो पार्ट होते हैं दोस्त। सर दो पार्ट मतलब एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है, एक अपना इंटरेस्ट होता है। हाँ सर, एक अपना प्रिंसिपल पार्ट होता है, एक अपना इंटरेस्ट होता है। तो जो ये वाला पोर्शन है ना, इस वाले की जो डिडक्शन है और जो इसकी डिडक्शन है, दोनों अलग अलग है। हाँ सर बिल्कुल, जो आप ये वाले की क्लेम करोगे 80C में, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल अमाउंट, यहां पर आप क्लेम करोगे,
और जो इंटरेस्ट है ना वो आप क्लेम करोगे 24B में। दैट मीन्स वो आप क्लेम करोगे हाउस प्रॉपर्टी में। वो आप कहां क्लेम करोगे? हाउस प्रॉपर्टी में। कई बार बच्चा कंफ्यूज रहता है, आज तो कंफ्यूज नहीं होगा, बच्चा उस टाइम पे कंफ्यूज होगा जब पूरा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। पता है क्या पूछेगा? वो पूछेगा सर सर कुछ हाउस प्रॉपर्टी के लोन का डिस्कशन आपने 80C में भी किया था, कुछ हाउस प्रॉपर्टी के लोन का डिस्कशन आपने हाउस प्रॉपर्टी 24B में भी किया था। सर आई एम कंफ्यूज्ड कि कहां पर क्या अलाउ होता है। तो मैंने इसलिए एक छोटा सा डायग्राम बनवा दिया कि भाई हाउस प्रॉपर्टी का लोन है, हाउस प्रॉपर्टी का लोन है, उसके लिए आपका क्या जाता है? इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट दो पार्ट होती है, एक प्रिंसिपल अमाउंट, एक इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट आपको 80C में डिडक्शन मिलती है। 80C में कितना मिलता है? 80C में सर 1.5 लाख। इंटरेस्ट का पोर्शन आप कहां क्लेम कर सकते हैं? 24B में। हाउस प्रॉपर्टी की जब भी लोन की स्टेटमेंट आती है तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उसमें डेट्स रहती हैं, हर महीने की इस तारीख को इतनी इंस्टॉलमेंट जाएगी, इतनी किस्त जाएगी। उसके सामने अमाउंट लिखी रहती है, टोटल इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। उस इंस्टॉलमेंट की अमाउंट के आगे लिखा रहता है प्रिंसिपल। इस टोटल में प्रिंसिपल इतना पार्ट है और इंटरेस्ट इतना पार्ट है, तो यू कैन इजीली क्लेम डिडक्शन। प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोगों को कैसे पता चलता है अगर क्लाइंट का कैसे हम लोगों ने 80C में डालना है, कितना इंटरेस्ट उसमें डालना है? हम लोग कैलकुलेटर नहीं निकाल के बैठते, क्योंकि कई बार रिड्यूसिंग बैलेंस भी होता है, आप माइनस करते रहो, कितना दिमाग क्यों लगाना है? हम सीधा क्लाइंट को बोलते हैं कि जो भी आपका लोन है आप उसकी स्टेटमेंट ले आओ, लोन स्टेटमेंट ले आओ अपनी हाउस प्रॉपर्टी वाले की। उसमें पूरी की पूरी बाइफर्केशन रहती है, हम ऐसे के पूरा टोटल करके 12 महीने का प्रिंसिपल 80C में ले लेते हैं, इंटरेस्ट 24B में ले लेते हैं। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर? चलो जी, इंटरेस्ट आपको दोनों जगह का अलाउड होगा, चाहे आप इंडिया में पे करो चाहे आप फॉरेन में पे करो, दोनों इंटरेस्ट अलाउड होंगे। तो लिख लो इस बात को, इंटरेस्ट पेड इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, बोथ आर अलाउड। बट एक चीज है इसमें, एक चीज है इसमें कि जो आप फॉरेन में पे करेंगे ना, जो आप फॉरेन में पे करेंगे उसके लिए आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस, यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। लिखो इस बात को, इफ यू विल पे if you will pay if any interest portion paid in for foreign loan, then TDS should be deducted under section, चलो ये वाला सेक्शन वाला पोर्शन अभी रहने दो। अगर आप फॉरेन में पे करेंगे इंटरेस्ट, सर फॉरेन में भी पे होता है क्या? हाउसिंग लोन इंडिया में ना मिलके हमें फॉरेन से भी मिलता है, बिल्कुल। फॉर टेक एन एग्जांपल, एंटीला। मुकेश अंबानी अपना घर 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ का बनाना चाहता है। कोई भी इंडियन बैंक उसको इतना पैसा नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, वो फॉरेन से ले लेगा। अगर उसने फॉरेन से लोन लिया तो ऑब्वियसली बात है वो इंटरेस्ट पे करेगा, तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा। यहां तक कोई इश्यू नहीं सर? वो वाली बात लिखो,
कौन से वाली सर? ब्रोकरेज, प्रोसेसिंग फीस या फिर कमीशन। फॉर हाउस प्रॉपर्टी लोन नॉट अलाउड। ब्रोकरेज, प्रोसेसिंग फीस, कमीशन फॉर हाउस प्रॉपर्टी लोन नॉट अलाउड, वो आपको अलाउड नहीं होगा। बात समझ आई? हाँ और यहाँ फटाफट उतारो। ब्रोकरेज, प्रोसेसिंग फीस, कमीशन फॉर हाउस प्रॉपर्टी लोन नॉट अलाउड। चल सकते हैं, किसी ने नहीं उतारा तो उतार लो। चलो जी, बाई चांस आप लोगों ने कोई इंस्टॉलमेंट देनी थी, बाई चांस आप लोगों को अगर कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी है और वो आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, दैट मींस इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गई। अगर इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, अगर इंस्टॉलमेंट, ये जितने भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं एक एक करके, ये सारे के सारे थ्योरेटिकल नहीं है, ये सारे के सारे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे या पूछे जा चुके हैं पास्ट में। उसी के बेसिस पर एक एक करके मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं कि प्रैक्टिकली वो क्या करवाता है एग्जाम में आपसे, वो क्या क्या पॉइंट्स है वो जो पूछेगा। ठीक है, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज अलग उठाया है डिडक्शंस 24B। कई बार क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं, नहीं पे कर पाए, गलती से बाउंस हो गई, फिर जो बैंक है वो उस पर क्या लगा देता है? इंटरेस्ट लगा देता है। वो तो एग्जाम में आपसे बड़ी शातिर तरीके से पूछता है कि इंटरेस्ट उसने इतना पे किया, पैनल इंटरेस्ट इतना पे किया। पैनल इंटरेस्ट मतलब पेनल्टी इंटरेस्ट, दैट मींस आपने इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, उसके लिए बैंक ने आप पर और ब्याज लगा दिया, एक्स्ट्रा ब्याज लगा दिया, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? नो, वो कभी भी अलाउड नहीं होता। पैनल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट कभी अलाउड नहीं होगा, नो, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड इन हाउस प्रॉपर्टी। ये कभी भी आपको हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड नहीं होता। अगला पॉइंट, बाई चांस मान लो आपने कोई लोन लिया हाउस प्रॉपर्टी का, वो जो लोन लिया वो आपने फिक्स रेट पर ले रखा था। फिक्स रेट का मतलब आप लोगों ने अगर एफएम पढ़ी हो या फाइनल में एसएफएम आती है एक सब्जेक्ट, अब उसका नाम चेंज हो गया, तो वो सब्जेक्ट में आपको बताया जाता है कि जब भी लोन लिया जाता है वो दो रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, दैट मींस आपने आज लोन लिया एंड तक, जब तक उसकी रीपेमेंट होती है वो एक फिक्स रेट पर चलता रहता है। जैसे 9% पर अगर आपने आज हाउसिंग लोन लिया और वो 10 साल के लिए लिया, तो वो 10 साल तक हर महीने 999999% आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे। ठीक है, 9% पर एनएम का होता है, बट उसको मंथली डिवाइड किया जाता है क्योंकि हर महीने किस्त जाती है, इंस्टॉलमेंट जाती है। करेक्ट सर। दूसरा एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि इतना तो फिक्स है प्लस एक बेस रेट होता है, वो इतना नहीं होता 9%, बेस रेट होता है जैसे 5% 6%, इतना तो लगेगा ही लगेगा, प्लस वेरिएशन जो ऊपर का डिफरेंस है फिक्स्ड से। जैसे मान लो फ्लोटिंग रेट 6% है,
फिक्स रेट इस टाइम पर 9 चल रहा है, तो 9 माइनस फिक्स वाला 9 माइनस 6 3%। तो जो 3% है उसमें वेरिएशन होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। तो बैंक आपको हमेशा दो ऑप्शन देता है, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपसे हर महीने 9% 9% 9% वो लेते रहेंगे। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि वो 9% भी हो सकता है, वो 8% भी हो सकता है, वो 6% भी हो सकता है, और 9 का वो 10% भी हो सकता है। डिपेंड्स डिमांड सप्लाई मार्केट में कैसी चल रही है लोन्स की, या फिर डिमांड डिपेंड्स ऑन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, या फिर डिपेंड्स आरबीआई कैसी सर्कुलर्स गाइडलाइंस कैसी पॉलिसीज बना रहा है। तो डिपेंड्स करता है फ्लोटिंग रेट पर। तो हमेशा बैंक आपको ऑप्शन देता है, आपके पास है, अगर आपको लगता है फ्यूचर में जाकर इंटरेस्ट रेट कम होने वाले हैं हाउसिंग लोन पर, तो आप फ्लोटिंग रेट खरीद लो। आपको लगता है नहीं नहीं ये तो बढ़ जाएंगे, तो फिर फिक्स वाला ले लो। आपको कुछ नहीं लगता तो चुपचाप फिक्स वाला ले लो, शांति से अपने घर सो, दिमाग की भड़क खत्म। तो क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने अगर उसका नेचर चेंज करा है, फिक्स पहले ले रखा था आप फ्लोटिंग करा लिया, या फ्लोटिंग से फिक्स करा लिया, तो क्या मुझे अलाउड होगा कि नहीं होगा, या फिर फ्रेश लोन टेकन टू रीपे ओरिजिनल लोन, आपके पास फिक्स था, फिक्स रेट था। हाँ सर, आपने देखा मार्केट में हाउसिंग लोन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बट आप क्या पे कर रहे हो, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे हो। आपने बोला छोड़ो यार फिक्स को, छोड़ो यार फिक्स को, काय फिक्स के चंचल में पड़ रहे, फ्लोटिंग रेट कम हो गया। आपने क्या बोला, दूसरे बैंक के पास गए कि यार मेरा ना ऐसे ऐसे लोन चल रहा है, मैं फ्लोटिंग पर लेना चाहता हूँ। दूसरा बैंक बोला ठीक है, हम उसको टेक ओवर कर लेते हैं, दैट मीन्स हम उस लोन की पूरी रीपेमेंट कर देते हैं, और आप हमारे यहाँ पर वो लोन सेम चलवा लो। चल गया, दूसरे यहां पर चल गया, तो फ्रेश लोन ले लिया आपने नए बैंक से टू पे ओरिजिनल लोन। जो आपका ओरिजिनल लोन था, चाहे वो फ्लोटिंग पर था चाहे वो फिक्स पर था, तो जो नए वाले का इंटरेस्ट होगा क्या वो अलाउड होना चाहिए, यस और नो सर, ऑब्वियसली अलाउड होना चाहिए। अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो ठीक है, नहीं इंटरेस्ट पे करना है, चाहे फ्लोटिंग पे करूं चाहे फिक्स पे करूं। वो गलती हो गई, मैंने फिक्स नहीं लिया, मैंने फ्लोटिंग ले लिया। हाँ जी, फटाफट एक बार उतार लो जल्दी से, जल्दी से। एंड 5 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट जितना आप टाइम चाहो, आप उतना टाइम लो, और ये सारा का सारा ऑब्जर्व करके दिमाग में डालो कि मास्टर जी ने क्या पढ़ाया। यहां से शुरू हो जाओ, पूरा का पूरा ऑब्जर्व करके दोबारा अपने दिमाग से खुद से पढ़ो। मैंने पढ़ा दिया ठीक है, मैंने रीड करा दिया ठीक है, बट अपने दिमाग से खुद से रीड करो सारे पॉइंट्स एक बार। 2 मिनट का समय लो, 3 मिनट का समय लो, यहीं पर खड़ा हूं मैं। आपके दिमाग में प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है कि आपने पढ़ लिया होगा, या और पढ़ोगे, सर पढ़ेंगे सर और पढ़ेंगे।
ठीक है, पढ़ो। फटाफट और पढ़ो, 30 सेकंड और है आपके पास। ये मान लो कोई भी हाउस है, बड़ा भद्दा हाउस है ये मान लो कोई भी घर है, कोई भी एक घर इमेजिन करो आप, कोई भी, सोचो दिमाग में। सोच लिया सर। आप गए बैंक के पास, आपने वहां से लिया इंटरेस्ट पर लोन। आपने जो लोन लिया, आपने बोला मुझे नया घर बनाना है, खरीदना है तो अलग बात है। अगर आपने बनाना है, हाँ सर, बनाना है तो किसी भी घर को बनाने में कितना टाइम लग जाता है सर? अमूमन तौर पर कोई अच्छा घर बनाने के लिए 1 डेढ़ 2 साल लग जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई घर की बात। अगर मैं बात करूं ताज होटल की, लेकिन सर वो तो पीजीबीपी में आएगा। बिल्कुल सही। अब अगर मैं बात करूं किसी भी ऐसी बिल्डिंग की जो बहुत बड़ी बनने वाली, वो उनका बिजनेस नहीं होगा, घर है एंटिला, रेमंड्स वाले का घर है मुंबई में, बहुत तगड़ा, मन्नत है शाहरुख खान की, उसको करीबन करीबन 2 4 साल 5 साल लग जाएंगे। अब इतने बड़े प्रेमाइसेस को, जब भी हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कानून बनाया जाता है किसी एक पॉइंट को लेकर नहीं बनाया जाता, इन जनरल लॉ बनाया जाता है, तब वो सब पर एप्लीकेबल करवाया जाता है। अब मान लो आपने लोन लिया कोई बहुत बड़ा घर बनाने के लिए, हाँ सर, अब वो घर कंप्लीट हुआ 5 साल में, 7 साल में, जब भी वो कंप्लीट हुआ, हाँ सर, तो तब तक क्या आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? सर मैं करूंगा कहां पर? इधर। कुछ करने के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ करने के लिए कुछ होना चाहिए, तभी तो कुछ कर पाओगे। एग्जाम देने के लिए एग्जाम फॉर्म भरा होना चाहिए, तभी तो एग्जाम दे पाओगे, अदरवाइज कैसे दे पाओगे? हाँ सर, तो मुझे डिडक्शन क्लेम करनी है, मुझे डिडक्शन क्लेम करनी है, तो मैं कब कर पाऊंगा? सर जब हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होगी, कोई इनकम होगी तभी तो डिडक्शन क्लेम करोगे। दूसरी बात, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कब होगी? सर जब वो घर कंप्लीट हो जाएगा। या आपको लगता है पिलर खड़े कर दिए और रेंटल इनकम आनी शुरू हो गई? नहीं सर, वो घर कंप्लीट हो जाएगा तब उससे रेंटल इनकम आना शुरू होगी। ये चार दीवारी कर दी, अभी ना लिपाई की ना पुताई की ना उसमें क्या बोलते हैं वो इंटीरियर डिजाइनिंग किया, कुछ भी नहीं किया, तो कब शुरू होगी? सर जब वो कंप्लीट हो जाएगा। घर कंप्लीट कब होता है आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। घर कंप्लीट हुआ कब माना जाएगा? कल को क्लाइंट आ गया आपके पास एडवाइस लेने, कब मानोगे? सर जिस दिन वो हस्बैंड वो अपनी वाइफ को दिखाने घर ले गया, उस दिन हम मान लेंगे कि घर कंप्लीट है सर, खरीद लिया उसने। जिस दिन रजिस्ट्री हो गई सर, उस दिन कंप्लीट है सर। जिस दिन सर पूरी चौखट वोकटें खड़ी होगी, सारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर तैयार होगा, उस दिन घर कंप्लीट है सर? नहीं सर, जिस दिन हवन पूजा हो गई उस दिन घर कंप्लीट है सर। नहीं सर, उसके बाद भी जिस दिन उन्होंने गृह प्रवेश किया, हवन कराया था 2 महीने पहले, गृह प्रवेश कर रहे हैं 2 महीने बाद, उस दिन घर कंप्लीट हुआ। कब मानोगे कि घर कंप्लीट हुआ एक्चुअल में? सर हम जब मानेंगे जब आपका, बोलो बोलो बोलो, अपना पॉइंट भी रखो, रखो रखो। घर उस दिन कंप्लीट माना जाता है जब म्युनिसिपैलिटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट आए, तब तक घर कंप्लीट नहीं माना जाता। ठीक है, ठीक है सर। अब किसी घर को बनाने में 2 4 5 साल लग गए, हाँ सर, घर कंप्लीट नहीं हुआ, म्युनिसिपैलिटी से जब तक सर्टिफिकेट नहीं आया
तब तक आप इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। जिस साल में घर कंप्लीट हुआ, जिस साल में घर कंप्लीट हुआ उस साल में आपकी रेंटल इनकम शुरू हो गई। जिस साल में घर कंप्लीट हुआ उस साल में आपकी रेंटल इनकम शुरू होगी। जब आपकी रेंटल इनकम शुरू हो जाएगी तभी तो 24B का डिडक्शन क्लेम करोगे। किसी चीज होगी, कुछ चीज होगी तभी तो कोई डिडक्शन क्लेम करोगे। हाँ सर बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ उस 5 साल में इंटरेस्ट अमाउंट बढ़ते 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 बहुत नहीं हो जाएगा? क्योंकि अलाउ तो 5 साल से कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि घर ही कंप्लीट नहीं था, 5 साल लग गए इस घर को बनाने में, तो बहुत पाइलअप हो गया, इकट्ठा हो गया एक साथ, इंटरेस्ट एक ह्यूज अमाउंट में हो गया। तो सरकार ने कहा, दैट मींस इनकम टैक्स ने कहा यार एक काम करो, एक काम करो, अगर जैसे ही घर बना और उसी साल मैंने तुम्हें सारी डिडक्शन अलाउ कर दी इंटरेस्ट की, तो तुम्हारा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस आना लाजमी है। हाँ सर, जैसे किसी ने कोई फैक्ट्री लगाई, कोई बिजनेस लगाया, हाँ सर, उसमें मशीनरी लगा दी बहुत बड़ी बड़ी। अब उस मशीनरी की कॉस्ट कभी भी पीएनएल में डेबिट होती है? नो, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस होता है। क्यों? ताकि धीरे 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 करके वो चीज यूज में आती है, वियर एंड टीयर उसका धीरे धीरे होता है, जैसे जैसे यूज होता है वैसे वैसे उसका खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट किया जाता है एज ए डेप्रिसिएशन। एकदम से क्लेम करेगा, एकदम से बैलेंस शीट में लॉस खड़ा हो जाएगा, आगे सालों तक कैरी फॉरवर्ड करता रहे। इसी तरह हाउस प्रॉपर्टी में भी है। हाउस प्रॉपर्टी में भी क्या है कि आपने जो एक साथ खड़ा कर लिया है इंटरेस्ट, 5 साल का, 7 साल का, 2 साल का, 10 साल का, जितना भी, वो एक साथ क्लेम करोगे तो आएगा हाउस प्रॉपर्टी में लॉस। तो आप एक काम करो, उसको 5 हिस्सों में बांट लो, डिवाइड इनटू 5 पार्ट्स। कौन से वाले इंटरेस्ट को? भैया मान लो आज घर कंप्लीट हुआ है, तो जो इससे पहले का पीरियड है और उससे बाद का पीरियड है, पहले के पीरियड को बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बहुत बच्चों के तोते उड़ गए होंगे नाम सुनते ही, पसीने आ जाते हैं बच्चों को, क्या कॉन्सेप्ट है यार प्री कंस्ट्रक्शन, नाम नाम सुनाई देता है, समझ इसका कुछ आया ही नहीं आज तक। अब आएगा, मैं जेन्युइनली कह रहा हूं, अब समझ आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा आसानी से, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम, सारे खुद से सॉल्व करोगे, बस कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझो। मैं इसीलिए धीरे धीरे चल रहा हूं, फास्ट नहीं मर। प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो बच्चा डाउट पूछता है ना फिर यहीं से पूछता है, यहीं से पूछता है सर वो वाला कॉन्सेप्ट में ये वो कर दे, वो कर दे, इतना डेट कर दे, इतना कर दे, 1/5 वहां से अलाउड, सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सबर करो। घर कंप्लीट हो गया? हाँ सर, घर कंप्लीट हो गया। हाँ सर, तो प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ सर, बहुत बढ़िया जी। प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड, जो भी यहां का इंटरेस्ट पोर्शन होगा, जो भी यहां का इंटरेस्ट होगा वो आपको अलाउ हो जाएगा 1/5। मतलब जो भी यहां का इंटरेस्ट था, प्री कंस्ट्रक्शन का जो भी इंटरेस्ट था, वो आपको जिस भी साल में घर कंप्लीट हुआ वहां से 1/5 अलाउ हो जाए, क्योंकि रेंटल इनकम तो यहां आनी शुरू होगी ना। यहां पर तो कोई रेंटल इनकम नहीं थी, तो फिर यहां पर अलाउ क्या करूं? यहां पर कुछ अलाउ भी नहीं कर सकता। यहां पर मेरी रेंटल इनकम आना शुरू हुई है, अगर मेरी रेंटल इनकम यहां आना शुरू है तो इसकी डिडक्शन कब मिलेगी? घर कंप्लीट होने के बाद। उससे पहले तो घर था ही नहीं, घर नहीं था तो डिडक्शन किस बात की? तो वो कहता है यहां पर आकर पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में आप इसकी डिडक्शन क्लेम कर लेना। हर साल 5 साल में बांट देना, जितना भी पहले का जितना भी इंटरेस्ट हो उसको जिस भी साल में घर कंप्लीट हो वहां से लेकर अगले 5 साल तक इसका पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर लेना 5 साल में। ठीक है, जितना बोल रहा हूं सिर्फ उतना चलने दो दिमाग में। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, सर पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, प्री का तो आपने बता दिया, जितना इंटरेस्ट होगा 1/5, मतलब यहां पर आकर जोड़ूंगा सबसे पहले सारा, डिवाइड बाय 5, तो हर साल इक्वल 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 अमाउंट चलती चली जाएगी। फिर पोस्ट कंस्ट्रक्शन का भी तो होगा सर, मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट, सर मतलब यहां इंटरेस्ट आ तो गया, फिर अब कौन सा इंटरेस्ट रह गया? मैंने बोला
मैंने बोला घर कंप्लीट होने तक का इंटरेस्ट, रीपेमेंट नहीं आया है। रीपेमेंट मान लो आपका यहां पर है, फुल रीपेमेंट आपका लोन है वो 25 साल का है, 25 ईयर्स का, 25 ईयर्स का हाउसिंग लोन ले रखा है। तो जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है, घर कंप्लीट होने के बाद का, वो इंटरेस्ट हर साल उतना पूरा अलाउ कर देंगे हर साल। बात समझ आई? दैट मीन्स आप दो इंटरेस्ट अलाउ करोगे, 24B में दो इंटरेस्ट होंगे, एक होगा मेरा प्री वाला, हाँ जी, एक होगा मेरा प्री वाला, एक होगा मेरा पोस्ट वाला। हाँ जी, दो इंटरेस्ट करोगे, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलो जी, एक होगा प्री कंस्ट्रक्शन, एक होगा पोस्ट कंस्ट्रक्शन, दोनों को ऐड करके तब आप 24B में उसका क्लेम करोगे। हाँ, दोनों का टोटल करके तब हम उसको 24B में क्लेम करेंगे। प्री वाला मैंने बताया, जितना भी प्री कंस्ट्रक्शन होगा, प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट होगा वो 1/5 अलाउ होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का उसी साल पूरा मिल जाएगा। दैट मीन्स, समझना ध्यान से, ये आपका एक साइकिल पीरियड है, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 एंड सो ऑन। हाँ सर, अब मान लो ये आपका साइकिल पीरियड है 27, ये आपका साइकिल पीरियड है, ठीक है। अब मान लो मेरा घर यहां पर आकर कंप्लीट हो गया, यहां पर आकर मेरा घर हो गया कंप्लीट, हाउस कंप्लीट, ठीक है, ठीक है। यहां पर 500 रुपीज का इंटरेस्ट था, यहां पर 500 रुपीज का इंटरेस्ट था, यहां पर 500 था, यहां पर 500 था, यहां पर 500 था। हर साल मेरा 500 का इंटरेस्ट जा रहा था। बात करते हैं 23-24 की, बात करते हैं 23-24 की। सर बात 23-24 की क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके अटेम्प्ट के लिए 23-24 इंपॉर्टेंट है, आपके अटेम्प्ट के लिए 23-24 इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, तो मुझे एक बात बतलाओ, इधर फोकस, फोकस, फोकस। यहां घर कंप्लीट हुआ, इससे पहले वाले को क्या बोलेंगे? सर ये सारा था प्री कंस्ट्रक्शन, ये सारा क्या था? पोस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। प्री वाला मैंने क्या बोला? सर ये 1/5 होगा, ये फुल होगा, ठीक है। अब मुझे बतलाओ, 1, 2, 3, पूरा का पूरा कितना है? 3।
तो प्री कंस्ट्रक्शन मतलब घर कंप्लीट हुआ, साल में कंप्लीट हुआ, 31 तारीख को कंप्लीट हुआ, कहीं लगा लो, यहां पर कंप्लीट हुआ, इससे पहले का कुछ पोर्शन था, मान लो ये यहीं पर कंप्लीट हुआ था 1 तारीख को, इससे पहले कितनी इंस्टॉलमेंट गई होंगी सर? ये 3 गई होंगी। इधर 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 फोकस, ये पूरा 500 यहाँ का है। अब ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाते बच्चे। तो इससे पहले कितनी इंस्टॉलमेंट चलेगी सर? 3। तो प्री कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कितना है जी सर? 1500 रुपए। 500 प्लस 500 प्लस 500 टोटल 500, 1500 डिवाइडेड बाय 5 कितना अलाउ करेंगे जी सर? ये अलाउ कर देंगे 300 हर साल, 300। हाँ सर। पोस्ट का कितना होगा सर? पोस्ट का तो 500 500 500 हर साल का इतना ही है। तो टोटल डिडक्शन कितना अलाउ करूंगा? टोटल डिडक्शन कितना अलाउ करूंगा सर? 300 प्री का, 500 पोस्ट का, टोटल मिला के 800 इंटरेस्ट डिडक्शन 24B में अलाउड होगी। 800। अब बात समझ में आई सर? ये कब तक चलेगा? 5 साल तक चलेगा, 5 ईयर तक चलेगा। ऐसा कब तक चलेगा? 5 ईयर तक। 6th ईयर में, 6th ईयर में कितना अलाउड होगा? कोई मुझे बता सकता है? 6th ईयर में मान लो ये 25 साल का लोन है, 25 ईयर्स का लोन है, 6th ईयर में कितना रिडक्शन अलाउड होगा? सिर्फ 500, जो पोस्ट वाला है। प्री वाला वहां पर खत्म हो चुका होगा। 5 साल तक, 5 साल तक कितना? 800 रुपए, 6th ईयर में 500। यहां तक कोई दिक्कत आई तो समझो। मैं बहुत स्लो चल रहा हूं दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को लेके, बहुत स्लो चल रहा हूं जान पूछ के, क्योंकि बच्चे का सबसे ज्यादा डाउट आता है, वो प्री पोस्ट में बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आज की क्लास के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। रीड इट एंड हजम इट। हजम का मतलब समझो इस चीज को। समझो, समझो जी, समझो। हाँ जी, समझ आ गया? डाइजेस्ट हुआ? डाइजेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जी। सर हो गया डाइजेस्ट। चलो, अब मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट समझाना हो गया मक्खन, क्योंकि बच्चे को बेस का ही नहीं पता रहता। सबसे बड़ी दिक्कत उसको यही आती है। फटाफट डायग्राम उतारो जो भी बनवाऊं।
इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन। देखो पोस्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पोस्ट वाले में आपको पता है कि 100% अलाउड हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है प्री वाले में, और दिक्कत ही प्री वाले में बनती है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होता है ये आपको पता होना चाहिए कि मैं कब कहूंगा कि मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। मैं कब कहूंगा कि मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। मैं कब कहूंगा कि मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है। देखो जी, दो केस बनते हैं, समझना बात को। दो केस बनते हैं। केस 1, केस 2। केस 1 में क्या है? केस 1 में क्या है? रीपेमेंट बिफोर कंप्लीशन। रीपेमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। और दूसरे वाले में क्या है? रीपेमेंट आफ्टर कंप्लीशन। रीपेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। दो केसेस बनते हैं, प्री इंटरेस्ट प्री कंस्ट्रक्शन केस 1, केस 2, रीपेमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड रीपेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। बिफोर कंप्लीशन में क्या है? और सेकंड, ये केस सबसे कम है, वेरी लेस पॉपुलर या वेरी लेस सिचुएशंस में ये मिलेगा। क्या कहना चाहता है? केस 1 देखो सबसे पहले, बाद में उतार लेना आराम से डायग्राम, कोई दिक्कत। केस 1 ये कहना चाहता है रीपेमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कभी तुमने ऐसा सुना है अगर मेरे पास पैसा है तो मैं गाड़ी ले आऊंगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं लोन लूंगा और फिर गाड़ी लाऊंगा, हर महीने हर साल मेरी किस्त जाती रहेंगी। लेकिन आपको लगता है कि जब मैंने गाड़ी ली मैंने तुरंत पहले लोन लिया फिर मैंने तुरंत रीपेमेंट कर दी? अरे मेरे पास पैसा था तो मेरे लोन की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए ये वाला केस बहुत कम होता है। इसकी दिक्कत आती है तो ये वाला केस निकल कर आता है, अमूमन तौर पर ये केस नहीं निकल कर आता। इसलिए एग्जामिनर का भी थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रहता है इसमें। जैसे कंप्लीट हो गया आपका घर, लेकिन उससे पहले घर आपका कंप्लीट हो गया लेकिन उससे पहले लोन की रीपेमेंट हो गई, तो फिर पैसे की जरूरत ही क्या थी आपको? घर कंप्लीट कब तक हो जाएगा? 2-4-5 साल में। 2-4-5 साल के लिए लोन लिया था। बहुत रेयर सिचुएशन आती है कि आपका घर कंप्लीट होने से पहले रीपेमेंट हो गई। हजम हुई बात? हाँ सर। दूसरा, आप जिस भी शहर में हो इंडिया के, चाहे आप साउथ इंडिया से हो, चाहे नॉर्थ इंडिया से, चाहे ईस्ट इंडिया से, चाहे वेस्ट इंडिया से, चाहे कहीं से भी हो, आपने जरूर अपने शहर में कोई एक बिल्डिंग ऐसी जरूर देखी होगी जो कि आपने अपने शहर में एक बिल्डिंग जरूर ऐसी देखी होगी जो कई सालों से बन रही है और अभी भी बन रही है और आगे भी बनती रहेगी। दैट मीन्स वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो मॉल वगैरह होते हैं, ज्यादातर मॉल वगैरह आपने देखे होंगे जरूर। हाँ सर। या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं। हाँ सर। उन केस में ये होता है कि उनको बनाने में इतना टाइम लग गया, बनाने का एक्चुअल टाइम था 2-4 साल, लेकिन ड्यू टू म्युनिसिपैलिटी परमिशंस, ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, ड्यू टू एनी रीजन आप वो बिल्डिंग बना ही नहीं पा रहे। लेकिन बैंक की किस्तें तो चलती रहती, बैंक का लोन आपको देना पड़ेगा। आपकी रेंटल इनकम शुरू हुई ना हुई, बैंक को उससे मतलब नहीं है, बैंक को अपने इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल अमाउंट से मतलब है। तो ये वाला केस वहां पर अप्लाई होता है, जरूर होगा। जयपुर में एयरपोर्ट के पास वो बिल्डिंग है, मैंने 2017 से देख रहा हूं, मैं अभी भी पिछले टाइम गया तब भी वो बिल्डिंग ऐसी ही थी, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें। दिल्ली में भी बहुत जगह है ऐसी बिल्डिंग। तो ये वो वाला केस है कि घर कंप्लीट होने से पहले ही पूरी रीपेमेंट चली जाती, इतने साल लग गए घर बनाने में। तो ये बहुत कम पॉपुलर है, इसलिए इसमें दिक्कत भी कम है। इस वाले केस में देखना, आपको पता होना चाहिए कि प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड इसमें कौन सा होगा, क्योंकि पोस्ट में तो कोई दिक्कत
नहीं है। मुझे क्या निकालना है, सिर्फ प्री कंस्ट्रक्शन का पीरियड, ताकि उस पीरियड का मैं इंटरेस्ट निकाल सकूं। पीरियड पता चल गया तो उसका इंटरेस्ट निकालना तो बाएं हाथ का खेल है, डिवाइड बाय 5 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे दोनों केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कब से कब तक होगा जी सर, फ्रॉम डेट ऑफ लोन, फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू रीपेमेंट ऑफ लोन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन लोन लिया जिस दिन रीपेमेंट हो गया। क्यों? फॉर टेक एन एग्जांपल, आपका लोन लिया था आपने 1 अगस्त 2021 में, ठीक है सर, रीपेमेंट हो गई आपकी 1 अगस्त 23 में हो गई। हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई आपकी, वो हुई आपकी लेट्स से 15 अगस्त 2024 में। तो जब तक हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी, हाँ जी, जब इससे रेंटल इनकम आना शुरू होगी, जब मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा, उससे पहले तो रीपेमेंट हो चुकी है। दैट मींस इसमें सारा का सारा प्री कंस्ट्रक्शन का लगेगा। सोचो सोचो सोचो। हाँ सर, तो आंसर होगा इसमें, प्री कंस्ट्रक्शन कब से कब तक होगा, बोलो बोलो। 1 अगस्त 21 टू 1 अगस्त 23। आपको केवल कौन से मंथ लेने हैं, कंप्लीटेड मंथ ही लेने हैं, ओनली कंप्लीटेड मंथ। ओनली कंप्लीटेड मंथ, आप इसी को लेना कंप्लीटेड मंथ का। तो इसमें आपका पूरा का पूरा ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहलाएगा। डिडक्शन कब से कब तक मिलेगी, ओवर 5 ईयर। डिडक्शन विल बी अलाउड ओवर 5 ईयर। रिडक्शन है वो मिलेगी आपको 5 साल में, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन का तो मिलता ही 5 साल में। कोई दिक्कत हो तो 1 मिनट लगा के पूरा कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट करो, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तुम्हारा, एग्जाम के लिए जरूरी भी है। डिडक्शन कब मिलेगी सर, पहले क्यों नहीं अलाउ किया, अरे जब कंप्लीट होगी तभी तो मिलेगी। पूरा 5 साल में अलाउड होगा। मैक्सिमम केसेस ऐसे होंगे जिसमें प्री कंस्ट्रक्शन ही अलाउड होगा, पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उससे पहले पेमेंट कर चुके हो, उससे पहले पेमेंट कर चुके हो, कंप्लीट होने से पहले। तो जब कंप्लीट होगा तब मेरी रेंटल इनकम आएगी, तब मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा 24B में, और तब तक तो घर कंप्लीट हो चुका, ओ सॉरी रीपेमेंट हो चुकी थी। इसमें लिख लो अगर किसी को लिखना है तो, घर रीपेमेंट
हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होने से पहले ही हो गई। रीपेमेंट हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट होने से पहले ही हो गई, जबकि दूसरे वाले केस में क्या लिखोगे वो तो आपको पता ही है, रीपेमेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा जी? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू कौन सा होगा सर? मैं बताऊं, बोलो सर। फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि कंप्लीशन ये यहां तो रीपेमेंट पहले हुई थी, लेकिन यहां पर रीपेमेंट बाद में होगी। और अगर रीपेमेंट बाद में होगी दैट मींस आपका घर पहले कंप्लीट हो गया होगा। तो फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लिख दूं? नहीं, इसमें यहां इन्होंने बोला कि जब भी आपका घर कंप्लीट हो उससे पहले, जब भी आपका घर कंप्लीट हो उससे पहले कि 31 मार्च ले लेना। दैट मीन्स कवि कविता से कहना चाहता है कि आप यहां पर टुकड़ों में मत खेलना, साल कंप्लीट रखना। अभी समझाता हूं। फ्रॉम डेट ऑफ लोन टू 31 मार्च प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी मतलब जिस भी दिन घर कंप्लीट हो रहा हो उससे पहले की 31 मार्च, ये वाले घर कंप्लीट हुआ था बीचों बीच, तो इससे पहले की 31 मार्च ये होगी। तो यहां तक का ही, इसलिए मैंने 3 का ही प्री कंस्ट्रक्शन में लिया था, बाद का बाद में। फिर सर ये वाला जिस साल घर में कंप्लीट हो वो पोस्ट में आ जाएगा। जिस साल में अगर बीचों बीच अगस्त मई जून जुलाई में पे हुआ है तो वो बीचों बीच अगर आया है कंप्लीशन तो वो फिर पूरा पोस्ट में चला जाएगा। जैसे 23-24 में घर कंप्लीट हुआ, मान लो ये अगस्त में, सितंबर में, जून में, जुलाई में, अप्रैल में कभी भी कंप्लीट हुआ होता तो ये 23-24 का जो इंटरेस्ट है वो पोस्ट में चला जाएगा, पूरा अलाउड हो जाएगा। और इससे पहले की 31 मार्च मतलब यहां तक 31 मार्च 2023 तक, 31 मार्च 2023 तक पूरा आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा, उससे पहले पहले का वो आपका 1/5 अलाउड होगा। यही कॉन्सेप्ट था, बस कॉन्सेप्ट इतना ही था। अब पूरा डाइजेस्ट हो गया होगा आपको। एग्जांपल अभी ले रहा हूं। फॉर टेक एन एग्जांपल, आपका डेट ऑफ बोरोइंग आपकी, या फिर डेट ऑफ लोन भी बोल सकते हो, कब है आपका? मान लो ये है आपका 1 अगस्त, यही ले लेते हैं, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 21 में। डेट ऑफ कंप्लीशन बीच में आ जाएगा, डेट ऑफ रीपेमेंट आ जाएगा। ये है आपका 1 अगस्त, डेट ऑफ कंप्लीशन है आपका 1 अगस्त 23 में, और डेट ऑफ रीपेमेंट है आपका 1 अगस्त 28 में। हाँ जी, 1 अगस्त 28 में। तो मुझे बताओ प्रायर पीरियड इंटरेस्ट कितना होगा? प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी योर आंसर? प्रायर पीरियड इंटरेस्ट, अरे इंटरेस्ट नहीं पूछ रहा अभी तो मैं तुमसे, टाइम ही पूछ रहा हूं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा? जल्दी बोलो। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, बोलो बोलो जी बोलो। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इस वाले एग्जांपल में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा? जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बोलो। सर सीधा सीधा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड शुरू हो जाएगा मेरा 1 अगस्त 21 टू, आपने क्या बोला था सर?
31 मार्च प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। डेट ऑफ कंप्लीशन कितनी है सर? 1 अगस्त 2023। इससे जस्ट पहले का 31 मार्च, दैट मीन्स 31 मार्च 2023। हाँ सर, 31 मार्च 2023 प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। फिर तो क्या है, परसेंटेज मल्टीप्लाई करना, पहले ये पता होना चाहिए। इसने क्या किया, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर पूरे साल लिए हैं उसने, इसलिए 31 मार्च बोला कि जब साल खत्म होगा पूरा कंप्लीट करो, फिर बीच में चिन्ह चोरी मत करो। अब क्या बोल देते हैं यहाँ पर, सर एक काम करते हैं ना, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हो गया, कंप्लीशन कब हुआ 1 अगस्त तक, तो 1 अगस्त 2021, 1 अगस्त 2021 से लेकर 1 अगस्त 2023 तक ले लो सर प्री कंस्ट्रक्शन। नहीं, इससे पहले का 31 मार्च, ताकि कैलकुलेशन का झंझट ही खत्म हो जाए। 31 मार्च सीधा 31 मार्च पूरा साल ही, फिर उसके बाद का पूरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड कौन सा होगा सर? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड हो जाएगा 1/4/23 से लेकर, क्योंकि 31 मार्च इससे पहले यहां तक आ गया 24 तक, 31 मार्च 24 तक पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। सर एक डाउट है मेरा। हाँ जी, क्या डाउट है बोलो सर। डेट ऑफ रीपेमेंट तो अगस्त 28 तक चल रही है, 28 2028 तक चलेगा, तो पोस्ट में तो सारा ही है सर। आपने यहां पर 28 क्यों नहीं लिखा सर? पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड में 24 क्यों लिखा आपने, 28 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप रीपेमेंट तो 28 तक करोगे, 2028 तक, तो पूरा लिखना चाहिए था ना सर। अरे अरे बेवकूफो, एक बात बताओ, अटेम्प्ट कब देना है सर? मई में। पास कब होना है सर? मई में। तो फिर क्यों आगे की अपने आप के लिए ही गलत बोल रहे हो? तुमने जब अटेम्प्ट देना, मैं तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा, ये तुम्हारे लिए है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन तो सारा ये 2028 तक पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, लेकिन तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए 23-24 ईयर एप्लीकेबल है, प्रीवियस ईयर, तो तुम्हारे लिए पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 31 मार्च 2024, क्योंकि कैलकुलेशन कहां तक आएगी तुम्हारी सर? 23-24 की कैलकुलेशन आएगी, 25 की कैलकुलेशन 2025 2025 की कैलकुलेशन थोड़ी आएगी तुम्हारे लिए, तो उसको पोस्ट कंस्ट्रक्शन बोलने की सेंस है ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा। इसलिए मैंने नहीं लिखा। लगाओ 2 मिनट दिमाग लगाओ, अपना खुद से दिमाग लगाओ। हाँ जी, चले, चल सकते हैं। हाँ सर चल सकते हैं बिल्कुल। तो मुझे देखो, ये वाला केस है ना, ये वाला हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही सिनेरियो बनता है, यहीं पर खत्म हो जाता है। जो हम अब आगे बढ़ेंगे वो इसके आगे, इसके नीचे नीचे आगे बढ़ते रहना, ठीक है? क्योंकि ये वाला इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। वो एक ही भैया रीपेमेंट जब भी कंप्लीट हुआ उससे पहले ही रीपेमेंट होगी, खेल ही खत्म यार, तुम्हारा तो सारा ही फ्री का है, पोस्ट में कुछ है ही नहीं, क्योंकि घर कंप्लीट हुआ तब तक तो सारी रीपेमेंट हो चुकी है। इसमें प्री पोस्ट की दिक्कत है, मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना ताकि मैं इंटरेस्ट निकाल सकूं, ठीक है? अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। एग्जांपल, नया एग्जांपल लो जी। दिमाग क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर पाऊंगा, ध्यान रहना। वो आपको कैसे एग्जाम में बरगलाएगा। डेट ऑफ बोरोइंग 1 जुलाई 2020, डेट ऑफ कंप्लीशन 1 नवंबर 23, डेट ऑफ रीपेमेंट 1 दिसंबर 2030। टाइम पीरियड कैलकुलेट करो जी, आंसर बताओ मुझे। प्री पोस्ट, प्री में कितना टाइम पीरियड लिखूं, पोस्ट में कितना, अपने आप लिख लो अपनी बुक में, फिर मैं लिखवाता हूं,
सर ये तो बाएं हाथ का खेल हो गया हमारे। अच्छा लिखो लिखो सर, सीधा सीधा है ना। प्री में हो गया 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। पोस्ट में हो गया सर 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24 तक। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बड़ा आसान सा था, कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। चलो दिक्कत वाला है अब ये। डेट ऑफ बोरोइंग है 1 दिसंबर 2020। डेट ऑफ कंप्लीशन है आपका 31 मार्च 2024। डेट ऑफ रीपेमेंट है आपका 31 जुलाई 2035। चलो जी निकालो, आंसर निकालो। अगर किसी ने गलत लिखा या गलत बोला तो बहुत पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। हाँ जी निकाल लिया। हाँ सर चलो अब आंसर देखते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा, बहुत आसान भाषा में। सर प्री का ले लो सर 1 दिसंबर 2022, 31/3/2024। पोस्ट का ले लो सर, पोस्ट का ले लो सर एक, चलो सर हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ तो क्या हो गया, इसमें तो पोस्ट का यही बनेगा क्योंकि लास्ट डेट तो यही है। इससे आगे तो फिर 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च, मान लो एक बार के लिए 25 ले लो, या फिर 31 जुलाई, वट एवर में भी, वट एवर में भी जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। इसको हटा दो बेशक। हाँ जी ये आंसर कितनों ने लिखा है? ये वाला आंसर कितनों ने लिखा है? टेल मी द ट्रुथ बिहाइंड दैट, कि आपने ये आंसर लिखा। सच्चाई चाहिए मुझे, इसके पीछे की सच्चाई क्या है। अगर आपने ये वाला आंसर लिखा है तो आपका आंसर गलत है। सर क्यों? क्योंकि सर आपने तो बोला ही था 31, उसी दिन 31 थी तो उसी दिन ले लेंगे हम, हमारा क्या जा रहा है? बोलो 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 बोलो। ये भी गलत, ये भी गलत। लिखकर काटना, अगर ये लिखा है तो काट देना भी इसको अलग पेन से, ताकि एग्जाम में याद रहे। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखते हैं दोबारा से, शुरुआत से शुरू करते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड 1 दिसंबर, इस डेट में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, लोन ही उस दिन लिया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर। 31 मार्च बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन, सर वो कंप्लीशन की डेट ही 31 मार्च आ गई, अब मैं क्या करूं? मैंने क्या बोला? लॉ में जो लिखा एज इट इज रीड करो। 31 मार्च बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन, इससे पहले की 31 मार्च होगी, ना कि ये 31 मार्च होगी। मैटर नहीं करता 31 मार्च को कंप्लीट हुआ, कब कंप्लीट हुआ, उससे पहले की 31 मार्च ले लेना। इस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया था, इससे पहले की 31 मार्च ले लो, 31 मार्च 23। ये आंसर होगा ठीक। पोस्ट कंस्ट्रक्शन सर अब तो मुझे आ गया, अब तो मुझे आ गया। ये लो जी, अब ये ठीक है, अब ये वाला ठीक है आपका।
डाइजेस्ट करो एक बार मैंने क्या बोला। ये लो, मैं टाइम दे रहा हूं तो मैं 1 सेकंड 1 मिनट का। हाँ जी, चलें, चल सकते हैं, चलिए साहब। अब मुझे एक और बताओ, एक और एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। डेट ऑफ बोरोइंग है आपकी 1 May 2019। डेट ऑफ कंप्लीशन है आपका 1 April 2024। डेट ऑफ रीपेमेंट है आपकी 31 August 2029। चलो जी, निकालो। प्री पोस्ट का खेल है, आंसर प्री कंस्ट्रक्शन। अगर आपने यहां पे टाइम पीरियड निकालना आसान सीख लिया ना, क्वेश्चंस में मैं कह रहा हूं 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं रहता इसके बाद। बस ये कि आपको ये चीजें आनी चाहिए। पोस्ट कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं। 1/5/2022। एक और मदद कर देता हूं 2। ये आपको भरना है, ये आपको भरना है, ये आपको भरना है। चलो बताओ, भर लो, भर लो एक बार फटाफट। टेक योर टाइम। चले, इससे पहले का 31 मार्च, सर 31 मार्च 2024। क्या मैंने गलत लिखा है, सही लिखा है? सर आपने बोला था जिस दिन घर कंप्लीट हो उससे पहले का 31 मार्च, चाहे वो 24 में आए, 23 में आए, 22 में आए, 21 में आए, जो आए मुझे क्या फर्क पड़ता है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ऐसा क्यों? वैसे तो सर इसमें पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है 2024 के बाद सारा ही, 31 मार्च 2024 के बाद सारा का सारा मेरा पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। बट फॉर योर एग्जाम देयर इज नो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। ध्यान रखना, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। है, उसने पूछ लिया 31 मार्च तक का बता कितना है, वो बोल देगा सारा प्री कंस्ट्रक्शन है साहब, पोस्ट का कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम 31 मार्च तक है ना। यहां तक जो भी इनकम होगी वो आपकी कंसिडर की जाएगी, आपको क्वेश्चन उस हिसाब से आएंगे। पोस्ट का आपके लिए शून्य, आपको लिख कर आना है शून्य। देयर इज नो पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। फटाफट एक दो एग्जांपल करेंगे। हाँ जी, फटाफट प्री पोस्ट वाले में एक दो एग्जांपल करेंगे, फटाफट फटाफट, फिर उसके बाद हम आगे फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। चलो जी, आ जाओ फटाफट, आ जाओ एक बार। हाँ जी, आपके लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है। क्वेश्चन, मिस्टर जेके took a housing loan of rupees 10 crore at the rate
8% per annum on 1st of July 2021. He completed the house on 1st of December 2023. The repayment is completed. Yes, the repayment will be completed. The repayment will be completed on 1st of December 2027. Compute pre-post कंस्ट्रक्शन पीरियड, या फिर कहूं इंटरेस्ट, क्योंकि पीरियड का टाइम हो गया खत्म, अब चलेगा इंटरेस्ट। सारी फिगर उसने दे दी। इंटरेस्ट अब आप आसानी से निकाल सकते हो, कैलकुलेशन नहीं से इंटरेस्ट की, तो वो तो आप 12th से सीखते आ रहे हो। फटाफट निकालो, टेक योर टाइम, गलत निकालो सही निकालो, जो निकालो बस निकालो, बस निकालो। फटाफट आंसर निकाले, फटाफट आंसर, टेक योर टाइम। आंखों में नींद आ रही है अभी भी, समझ सकते हो कितनी थकावट होगी, कई दिन से शादी का फंक्शन था, क्या कर सकते हैं। अटेम्प्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स इन लाइफ। कैरियर है, कई बच्चों का कैरियर दाव पर है, भविष्य। चलो जी, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालें। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड, हाँ जी निकाल सकते हैं, हाँ सर निकाल सकते हैं ना। प्री कंस्ट्रक्शन लोन कब लिया था सर? 1st of July, इस डेट में तो कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। 2 कंप्लीटेड हाउस ऑन 1st of December 2023, इससे पहले का 31st मार्च सर, 31st मार्च 2023, 31st मार्च 23। पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड सर 1/4/23 टू 31st मार्च 24। हालांकि पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड है कितना? 2026 तक, 27 तक, 27 लिखा है, लेकिन हमें सिर्फ 31st मार्च 24 तक लेना है, 2024 तक ही लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम यहां तक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम है यहां तक। इंटरेस्ट अमाउंट निकालो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन। मैंने क्या बोला था सर? पता नहीं आपने क्या बोला था, चलो निकालो फटाफट। कितने का लोन है जी? 10 CR प्री पोस्ट। फिनिशिंग आप लोग दे लेना, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी? 8%। 8%
8% मल्टीप्लाई बाय। हाँ जी, कितने महीने हो गए जी सर? ये हो गए मेरे, हाँ जी, इसमें सबसे पहले जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ जी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने तो हो गए 2022 तक, 2022 तक, और 12 महीने हो गए उसके बाद। टोटल 21 महीने हो गए। 21 डिवाइड बाई 12, ना समझ में आया तो बताना मुझे, क्योंकि ये जो है ये मेरा पर एनम है, तो डिवाइड बाय 12 करूंगा, इसको ले आऊंगा पर मंथ में। मंथ कितने हैं? 21, यहाँ पर 12/12, क्योंकि ये तो 12 महीने हैं, 23-24, ये तो सीधा सीधा 23-24 से 12 महीने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यहाँ थी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 2022 तक हो गए 9 महीने, प्लस 22-23 के कितने? 12 महीने, तो 12 + 9 हो गए 21। निकाल दो जी। 10 का 8% मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 1.4। हाँ जी, ठीक है जी। अब इसमें 10 का 8% ये हो गए 80 लाख। इंटरेस्ट कैलकुलेशन बनी कि नहीं बनी? हाँ जी, ये देखो फटाफट उतारो, उतारने वाले बच्चे, रटने वाले बच्चे फटाफट उतार लो, समझने वाले बच्चे एक बार मन लगा के समझो कि सर ने क्या बताया है और सर ने कैसे कैलकुलेशन की है। टोटल डिडक्शन कितनी मिलेगी? कोई बच्चा मुझे बता सकता है अब? सर टोटल डिडक्शन मैं बता देता हूं सर। सर प्री वाले में तो 1.4 CR डिवाइडेड बाय 5 प्लस 80 लाख, सर ये डिडक्शन मिलेगी। क्या बात है, क्या बात है जी, बच्चे चाहिए मुझे ऐसे। 1.4 प्लस 80 डिवाइडेड बाय ये आ गया जी 108, 1,08,00,000। हाँ जी, टोटल डिडक्शन, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले करवाया था मैंने, ये वाला कॉन्सेप्ट सबसे पहले करवाया था मैंने। फटाफट बोलो। हाँ सर करवाया तो था, करवाया था। हाँ सर, एक दे रहा हूँ होमवर्क, वो करके लाना है होमवर्क में। ये कर उतार लिया, वीडियो पॉज करके उतार लेना। एक दे रहा हूँ होमवर्क, फटाफट उतारो। मिस्टर जतिन, चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, took a house property loan of rupees 80 lakh on 1st of June 2020 and completed this house
on 30th July 31st July 23. Repayment will be paid till 31st December 2030. Rate of interest is 9% per annum. Compute deduction under section 24B for assessment year 24-25। लो जी, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है। मिस्टर जतिन टुक ए लोन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मिस्टर जतिन टुक ए लोन मिस्टर जतिन टुक, क्या हो गया, नींद ज्यादा ही आ गया। मिस्टर जतिन टुक ए हाउस प्रॉपर्टी लोन ऑफ ₹80 lakh on 1st of June 2020 and completed this house on 31st July 2023. Repayment will be paid till 31st December 2030. ROI मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम। कंप्यूट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर। चलो चलें फिर, आज के लिए इतना ही रखें। हाँ जी, और पढ़ाना है, ये वाला होमवर्क है आपका। कुछ क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करवा दी, कुछ होमवर्क दे दी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल करेंगे पूरी क्लास, तमीज से पढ़ कर आना, ये होमवर्क कर आना, पूरी रिवाइज करवाएंगे। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। थैंक यू ऑल।